हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग सीटेट के लिए उर्दू के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें सीटेट में उर्दू से कैसे सवालात देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट में उर्दू से 30 सवालात पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 सवालात पैसेज पे मबनी होते हैं और 15 सवालात उर्दू पेडागोगी के होते हैं। ठीक उसी पैटर्न पे इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। फ़र्क इतना है कि इसमें जो सवालों की तादाद है वो कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक पैसेज दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग इस पैसेज को पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड सवालों को हल करेंगे। पैसेज में कहा जा रहा है कि जैसा मेरा देश है अफसर, ऐसा कोई देश नहीं। यहाँ पे जो अफसर हैं वो शायर का नाम है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि अफसर के ऊपर जो ये निशान है ये तखल्लुस का निशान है। तखल्लुस क्या होता है? तखल्लुस एक कलमी नाम होता है जो शायर अपनी शायरी के आखिरी शेर में पेश करता है और उस शेर को हम लोग मक्ता कहते हैं। तो अफसर नाम इस शायर का ये जो नज़्म है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसा मेरा देश है अफसर, ऐसा कोई देश नहीं। फूलों का हर समत महकना, कलियों का हर रोज़ चटकना, बागों में बुलबुल का चहकना, मेवों का शाखों से लटकना, जैसा मेरा देश है अफसर, ऐसा कोई देश नहीं। कैसे अच्छे अच्छे दरिया वो उनका उठलाकर चलना, दो बहनें हैं गंगा जमुना, दुनिया में नहीं सानी इनका, जैसा मेरा देश है अफसर, ऐसा कोई देश नहीं। तो ये हमने पैसेज पढ़ लिया। अब हम लोग इससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं। ये जो पैसेज था वो पिछले साल पूछा गया था। पैसेज से रिलेटेड पहला जो सवाल ये है कि बागों में बुलबुल का क्या काम है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने नज़्म में पढ़ा होगा कि बुलबुल का चहकना लिखा है, तो इसलिए हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बागों में बुलबुल का काम है वो क्या है? चहकना है। अगला सवाल यह है कि हर सिमत का मतलब क्या होगा। दोस्तों, हर सिमत का मतलब होता है हर तरफ, यानी कि चारों तरफ। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि शायर ने गंगा जमुना को क्या कहा है। तो दोस्तों, शायर ने कहा है कि गंगा जमुना दो बहनें हैं जिनका कोई भी सानी नहीं है। तो यहाँ पे शायर ने गंगा जमुना को दो बहनें कहा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, शेर को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे देखिए, फूलों का हर समत महकना, ये बात कही जा रही है, फूलों का हर समत महकना। अब देखिए, इसको हम लोग ढूंढेंगे पहले, उसके बाद आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या है इसका दूसरा मिसरा। देखिए, फूलों का हर समत महकना, ये जो है ये पहला मिसरा है। इसका जो दूसरा मिसरा है कलियों का हर रोज़ चटकना, यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा कि फूलों का हर समत महकना, कलियों का हर रोज़ चटकना। तो ये इसका दूसरा मिसरा है। अगला सवाल ये है कि शायर का देश कैसा है। तो दोस्तों, शायर कह रहा है ना कि हमारा देश सबसे अच्छा है। तो शायर का जो देश है वो सबसे अच्छा है। उम्मीद करता हूँ ये पैसेज और इससे रिलेटेड सवालात आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत आसान सा पैसेज था और आप लोग याद रखिएगा, पैसेज बहुत मुश्किल नहीं पूछते। अगर आप लोग पैसेज में भी गलती करते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए पेडागोगी के सवालात को देखते हैं। पहला सवाल ये कि लिखने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए सबसे अहम क्या है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका राइटिंग स्किल डेवलप हो तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। पहला ऑप्शन है कि तहरीर में अपनी राय, ख्यालात और तजर्बात को बयान करना। दूसरा है खुशखत यानी कि अच्छा लिखना। तीसरा है दुरुस्त इमला और चौथा है मजूज़ों, इशारों और हिदायतों पर अमल करते हुए लिखना। तो दोस्तों, अगर आपको चाहिए कि आप अपना राइटिंग स्किल डेवलप करें तो आपको क्या करना चाहिए? अपने ख्यालात को, अपने जो विचार और आइडियाज़ हैं उनको आप खुद अपने लफ्ज़ों में लिखिए। इस तरह से आपका जो राइटिंग स्किल है, लेखन कौशल है, उसका विकास होगा। यानी कि तहरीर में अपनी राय, ख्यालात और तजर्बात को बयान करने से ही लिखने की महारत को फ़रोग़ हासिल होगा। अगला सवाल ये है कि दर्ज झेल में कौन सा तलबा की तख्लीकियत में इजाफा करता है। एक लफ्ज़ आ गया तख्लीकियत, ये होता क्या है? तो दोस्तों, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सृजनात्मकता, अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएटिविटी।
तो हम बच्चे की क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाएंगे? क्या हम लोग तलबा से आमोजिश में दिलचस्पी पैदा करने के लिए कहेंगे, यानी कि जो उनका सीखना है उसमें वो इंटरेस्ट ले, या फिर इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए कहेंगे, या फिर अपने ख्यालात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर लिखने का मौका फराहम करेंगे उनको, या फिर तलबा से अखलाकियात पर मबनी कहानियों और लिखने और पढ़ने के लिए कहेंगे, यानी कि जो मोरालिटी यानी कि नैतिकता पे जो आधारित कहानियाँ हैं उनको पढ़ने और लिखने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि बच्चों में सृजनात्मकता यानी कि तख्लीकियत क्रिएटिविटी बढ़े, तो हमें चाहिए कि हम उनको क्या करें, अपने तजर्बात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर लिखने का मौका दें। जब वो खुद आज़ादाना तौर पर बिना किसी प्रेशर और दबाव के जब लिखेंगे तो उनमें सृजनात्मकता आएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कि ज़बान का मुअस्सिर उस्ताद, यानी कि जो ज़बान का भाषा का जो प्रभावशाली यानी कि इफेक्टिव टीचर होता है वो क्या होता है, वो क्या करेगा? क्या मौजूदा किताब से बाहर कुछ नहीं करेगा, यानी कि जो किताब पढ़ाई जा रही है उसके बाहर कुछ चीज़ें नहीं बताएगा, या फिर तलबा को निसाबी किताबों में दिए गए तमाम सवालों के जवाब सिखाएगा, यानी कि जो सिलेबस में किताब है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो किताब बनाई गई उसमें जितने भी सवालात हैं सबके जवाब सिखा देगा, या फिर एक ज़बान का अच्छा टीचर निसाबी किताबों के साथ साथ ज़बान के बाहर की चीज़ों को भी बताएगा, या फिर सिर्फ निसाबी किताब पर मबनी सवालनामे तैयार करेगा। तो दोस्तों, जो अच्छा टीचर होगा, जो ज़बान का मुअस्सिर उस्ताद होगा, उसका काम क्या होना चाहिए? क्या उसको सिर्फ किताब ही पढ़ानी चाहिए? नहीं दोस्तों, किताब से बाहर की चीज़ें भी पढ़ाए, यानी कि निसाबी किताब के साथ साथ निसाब से बाहर की चीज़ें भी बताएगा, वही एक मुअस्सिर उस्ताद कहलाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है कि ज़बान की आमोजिश में सबसे अहम क्या, यानी कि भाषा के सीखने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? क्या सरगर्मी शीट है, या फिर निसाबी किताब है, या फिर मुआविने दरसी किताब है, या फिर अदब अतफाल यानी कि जो बच्चों का लिटरेचर है वो? तो दोस्तों, अगर आप लोग ज़बान की आमोजिश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा एक्टिविटी है, यानी कि सरगर्मी शीट जो है, सरगर्मी कराइए बच्चों को, उनको ज़बान ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो सरगर्मी इस शीट के द्वारा सरगर्मी इस शीट के द्वारा ही ज़बान की आमोजिश बेहतर होगी। तो हम कह सकते हैं कि ज़बान की आमोजिश में सबसे अहम सरगर्मी शीट है। थोड़ा सा जो स्लाइड है वो थोड़ा सा धुंधली है, आप लोग क्वालिटी अपनी बढ़ा लीजिएगा अगर साफ न दिखे तो। अगला सवाल देखते हैं कि ज़बान की आमोजिश आसान होगी अगर, जो ज़बान का सीखना है वो आसान होगी, कैसे होगी? क्या लिखने से पहले कवायद और मश्क के मश्क के लिए जब हमें मज़ीद मौका दिया जाए, या फिर दरसी किताबें न पढ़ाई जाए तब ज़बान की आमोजिश आसान होगी, या फिर इम्तिहान न हो तब, या फिर तलबा को ज़बान के एतबार से अच्छा माहौल मिले? तो दोस्तों, ज़बान की आमोजिश आसान तभी होगी जब आप तलबा को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अच्छा एटमॉस्फियर और वातावरण देंगे, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि वानी कोई बच्ची है, वानी घर पर ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन स्कूल में खूब बातें करती है। इसका मतलब क्या है? कोई बच्ची घर पे चुपचाप रहती है लेकिन स्कूल में बहुत बोलती है। रीज़न क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या उस्ताद क्लासरूम में नज़्म ज़ब्त यानी कि जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, उस पर बमुश्किल देता है, या फिर उसे अपना घर पसंद नहीं है इसलिए वो घर पे क्या करती है, बात नहीं करती है, या फिर स्कूल में उसके ख्यालात का एतराफ़ किया जाता है, या फिर स्कूल तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने का मौका फराहम करती है? तो दोस्तों, वानी घर पर ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन स्कूल पे खूब बात करती है। इसका रीज़न ये है कि जो ख़यालात उसके हैं वो स्कूल में एक्सेप्ट किए जाते हैं, यानी कि स्कूल में उसके ख़यालात का एतराफ़ किया जाता है, इसीलिए वो स्कूल पे ज़्यादा बात करती है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कि तरन्नुम डैश में तब्दीली वो तगय्युर को कहते हैं। तरन्नुम क्या होता है? तरन्नुम जो होता है वो हमारा जो लय होती है उसी में उतार चढ़ाव को ही तो कहते हैं। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन लय जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि ज़बान की आमोजिश में समाजी तामुल का बहुत अहम रोल होता है, ये बयान किसका है?
यानी कि भाषा के सीखने में जो सामाजिक तामुल है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया का रोल सबसे अहम होता है ज़बान सीखने में। ये जो बयान है वो किसका है? तो दोस्तों अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा वाइगोस्की को, तो वाइगोस्की का जो सिद्धांत है उसका नाम ही है सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग वाइगोस्की कह रहे हैं कि बच्चे में जो सभी प्रकार का विकास होता है वो समाज में अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है, यानी कि सामाजिक तामुल के जरिए ही बच्चे में विकास होता है, चाहे वो भाषाई विकास हो या फिर संज्ञानात्मक विकास हो। तो इसलिए ये जो बयान है वो वाइगोस्की का है। बाकी के तीनों ऑप्शन पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। स्किनर, इनका नाम BF स्किनर है। इन्होंने अधिगम का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसका नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वह चूहे और कबूतर पे किया था। और उन्होंने कैसे प्रयोग किया था थोड़ा सा जल्दी से बता दे रहा हूँ, CDP में आपके लिए हेल्पफुल होगा। इन्होंने क्या लिया, एक चूहा लिया और उसको भूखा रखा और चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया जिसका नाम स्किनर बॉक्स रखा गया। और उस बॉक्स की संरचना ऐसी थी कि उस बॉक्स की फर्श पे तय पे एक रो में बहुत सारी स्विच लगा दी गई और इसमें चूहे को बंद कर दिया गया, इसमें अंधेरा कर दिया गया। चूहा इधर उधर घूम रहा है खाने की तलाश में, क्योंकि भूखा है, इधर उधर घूम रहा है। लेकिन इत्तेफाक से जब वो इस रो में जाता है तो यहाँ पे बहुत सारी स्विच लगी हुई है, एक स्विच दबती है तो इसमें प्रकाश उत्पन्न होता है और उस प्रकाश यानी कि रोशनी में उसको थोड़ा सा खाना मिलता है, वो खाने को खा लेता है और उसको थोड़ा सा रिइंफोर्समेंट मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। फिर वो वही प्रक्रिया दोबारा करता है, इधर उधर घूमता है, फिर जब इधर आता है तो एक और स्विच दबती है और फिर उसको थोड़ा सा खाना मिलता है। इस प्रकार से ये जो थोड़ा सा खाना मिल रहा है वो उसको पुनर्बलन दे रहा है। और इसी प्रकार चूहे को धीरे धीरे ये एहसास हो गया कि मैं बाकी के पिछड़े के जो एरियाज हैं उसमें जब मैं घूमता हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलता है, जब मैं इस एरिया में आता हूँ तभी मुझे मिलता है। इस प्रकार से चूहे को अधिगम भी हो गया कि इसी एरिया में खाना है। और अधिगम बच्चे को कैसे प्राप्त हुआ, चूहे को कैसे प्राप्त हुआ, चूहे को अधिगम जो प्राप्त हुआ वो उसको पुनर्बलन जब मिल रहा था उससे वो क्या कर रहा था, मोटिवेट हो रहा था और मोटिवेट होकर वो ज़्यादा क्रिया कर रहा था, अंततः उसको अधिगम को प्राप्ति हुई। यानी कि स्किनर कह रहे हैं कि बच्चे को अधिगम प्राप्त करने में, सिखाने में जो पुनर्बलन होता है, रिइंफोर्समेंट, उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये था स्किनर का सिद्धांत। चॉम्स्की की बात कर लेते हैं। इन्होंने भाषा के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन दिया जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों को सीटेट में भी कई बार रिपीट हो चुका है। चॉम्स्की कह रहे हैं कि बच्चों में जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, यानी कि बच्चे के अंदर ज़बान सीखने की जो कुव्वत होती है वो फितरी होती है। ये कथन चॉम्स्की का है। अब प्याजे की बात कर लेते हैं। जीन प्याजे इनका पूरा नाम था। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी और इन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो खुद ज्ञान को अर्जित करते हैं, यानी कि खुद ज्ञान का सृजन करते हैं। इन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक बताया और इन्होंने बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास था उसकी 4 अवस्थाएं बताई। पहली जो अवस्था इन्होंने बताई वो थी संवेदी पेशी अवस्था। हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि आपको हो सकता है कि ये फ़ायदा दे दे आपके CDP के पोर्शन में। संवेदी पेशी अवस्था जिसको हम लोग इंद्रिय जनित गामक अवस्था या फिर सेंसरी मोटर कहते हैं, ठीक है, सेंसरी मोटर। जो दूसरी अवस्था इन्होंने बताई वो थी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और तीसरी जो इन्होंने बताई वो थी मूर्त या फिर स्थूल संक्रियात्मक अवस्था और चौथी जो इन्होंने बताई वो थी आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सभी अवस्थाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो संवेदी पेशी अवस्था या फिर इंद्रिय जनित गामक अवस्था थी वो 0 से 2 साल तक थी। इसमें बच्चा क्या करता है, इंद्रियों की सहायता से सीखता है, ज्ञानेंद्रियों की मदद से इल्म को हासिल करता है। यानी कि बच्चा आँख कान नाक मुंह से सोचता है। ऐसा एक सवाल पूछा गया है कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा आँख कान नाक मुंह से सोचता है, तो वो संवेदी पेशी अवस्था ही है, ठीक है। इसमें बच्चा माँ बाप पे पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है। जो दूसरी अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 साल है। इसमें बच्चा खेल कूद के माध्यम से सीखता है,
इसमें बच्चे में जीववाद आ जाता है। जीववाद क्या होता है? जीववाद यानी कि वो निर्जीव चीज़ों को सजीव समझने लगता है। इस अवस्था में बच्चे में वस्तु अस्थायित्व आ जाता है। वस्तु अस्थायित्व क्या होता है? यानी कि कोई भी चीज़ अगर उसके सामने है, उसको हटा भी दिया जाए तब भी वो समझेगा कि हाँ, ये जो वस्तु थी उसका वजूद है, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं होगी, भले ही यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वो अवस्था है जिसमें बच्चा मूर्त रूप से तार्किक चिंतन करने लगता है, यानी कि जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें रहती हैं उसके बारे में वो तार्किक चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में बच्चे में रिवर्सिबिलिटी यानी कि पलटावी गुण आ जाते हैं। औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है वो बच्चा क्या होता है, इसमें उसका जो चिंतन होता है बहुत ही विस्तृत हो जाता है, वस्तुनिष्ठ चीज़ों के बारे में कल्पना करने लगता है, और साथ ही साथ इसमें क्या करता है, नियम बनाने का गुण उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे आपने जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं भी जान ली। तो ऑप्शन जो सभी थे मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के पोर्शन में इससे आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।